वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरी क्लास में स्वागत है। और जो सब्जेक्ट हम करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, फर्स्ट यूनिट। और जो इसमें टॉपिक जो हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट में वो क्या क्या करेंगे: इंट्रोडक्शन टू hydraulics and pneumatics, and definition of fluids and classification, and then concept of ideal and real fluids. Okay, and then we'll go to the properties of fluids. तो फ्लूइड्स की जो जो प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सब कवर करेंगे और शुरुआत करते हैं हम। व्हाट इज हाइड्रोलिक्स एंड व्हाट इज न्यूमेटिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेटिक्स? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक्स क्या है। हाइड्रोलिक्स is that branch of engineering which deals with water at rest or in motion. इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि पानी के बिहेवियर से हम डील करते हैं, जिसमें जब वो रेस्ट पे है या मोशन में है। तो लिटरल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। और ये जो ब्रांच है वो सिविल और मैकेनिकल दोनों में ही यूज होती है। ये वाली ब्रांच जो है एप्लीकेबल है वो सिविल और मैकेनिकल दोनों में ही है। सिविल में वाटर सप्लाई में, इरिगेशन में, ठीक है, वहां यूज होता है। और हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों ही इसमें आ जाते हैं। और हाइड्रोलिक मशीन्स भी हम यूज करते हैं। अब इसमें मैंने बोला वाटर, तो वाटर जो मेनली सिविल के उसमें ही आ जाता है। मैकेनिकल में हम प्योर वाटर जो है हम यूज नहीं करते हैं। हम बहुत जो है तरह के ऑयल्स यूज करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले शुरुआत जब हुई थी वो वाटर से ही हुई थी। तो ये जो हाइड्रोलिक्स वर्ड भी जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना, हुडोर से। हुडोर का मतलब है पानी, लिटरल मीनिंग जो हुडोर का मतलब है पानी। इसलिए इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। अब बात करते हैं न्यूमेटिक्स की। न्यूमेटिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द एक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, जब कंप्रेस्ड एयर को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? ऑपरेटिंग वेरियस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। बहुत सारे आजकल हम इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं या मशीन्स यूज करते हैं जहां पर हम कंप्रेस्ड एयर से काम लेते हैं या कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में हम यूज करते हैं, ब्रेक्स हैं, एयर ब्रेक्स हैं, या सर्विस सेंटर्स में भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन न्यूमेटिक्स की। तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में? हाइड्रोलिक्स में हम लिक्विड यूज करते हैं और न्यूमेटिक्स में हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, या कई बार हम कुछ गैसेस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स का भी एक अलग से चैप्टर है, हम वो करेंगे बाद में। और हाइड्रोलिक मशीन्स का भी आगे एक चैप्टर आएगा, वो भी करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज करेंगे हम, बार बार टर्म यूज होगी, फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? ये बार बार आएगा हमारे इस सब्जेक्ट में, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे आप फ्लूइड के बारे में पहले से भी जानते होंगे, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देखें तो दोबारा इसको हम देखते हैं क्या होता है फ्लूइड। एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लो मे बी टर्म्ड एज फ्लूइड। सिंपल सी बात है, कोई भी पदार्थ जो बह सकता है उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। जैसे पानी है, तेल है, हवा है या गैसेस हैं, ये सब फ्लो कर सकती हैं, इसीलिए हम इन सबको फ्लूइड ही बोलते हैं। सारे के सारे फ्लूइड हैं। ब्लड है, जो हमारे शरीर में जो खून बहता है वो भी फ्लूइड है। मिल्क भी एक फ्लूइड है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो बह सकता है उसको फ्लूइड बोल सकते हैं। और टेक्निकली अगर इसको डिफाइन करें, एनी सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ शेप। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि शेप चेंज करने में रेजिस्टेंस ना करे, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही उसकी शेप चेंज हो जाए, तो वो फ्लूइड है।
मान लो ये एक स्टील का ब्लॉक है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो क्या ये शेप इसकी चेंज होगी? नहीं होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये रेजिस्ट कर रहा है शेप चेंज को, तो ये फ्लूइड नहीं है। कोई पत्थर है, उसको हम फोर्स लगाएं, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो अब इसकी शेप चेंज नहीं होती, तो वो फ्लूइड नहीं है। लेकिन पानी को हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ऑयल को हम शेप चेंज कर थोड़ा सा फोर्स लगा के, यानी कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, एनी सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स और नो रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप। तो टेक्निकली डेफिनेशन उसकी वो है, और सिंपल डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लो मे बी टर्म्ड एज फ्लूइड। अब इसकी फ्लूइड्स की एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की वो क्या क्या होती हैं। एक तो सबसे पहले तो कि इनकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है ना। हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस भी कंटेनर में डाल दो उसी की शेप ले लेंगे। ठीक है, मान लो आपने सिलेंडर लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया तो वाटर की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। रेक्टेंगुलर कंटेनर लिया तो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसकी एक तो अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। फ्लूइड के बारे में अगर कोई बताए भी क्या, कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। नंबर 1 तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल और कंटेनर। दूसरी बात क्या है, फ्लूइड डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ और नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आप समझते हैं, अगर इलोंगेट करने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े तो उस बॉडी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मान लो मैं इसको फोर्स लगाऊं तो इलोंगेट नहीं होगा, यानी कि रेजिस्ट कर रहा है, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेकिन लिक्विड्स में कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, इजिली हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लूइड की, these have compressive strength but when these are contained in a vessel or container तभी है। वैसे लिक्विड है, इसमें कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है, इधर से फोर्स लगा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कंटेन कर दूं किसी कंटेनर में, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसकी शेप को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स है। तो इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है जब कंटेन करते हैं, यानी कि फ्लूइड्स हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन दीज आर कंटेन्ड। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की। इन फ्लूइड्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, लिक्विड, गैस और वेपर्स। तो ये तीनों जो क्लासिफिकेशन मैंने बताई, इन तीनों में ये चीजें तो है ही है कॉमन, ये जो मैंने ऊपर बताया। इसके अलावा कुछ अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लिक्विड की अलग, गैस की अलग और वेपर्स की अलग है, जो इनको तीनों को अलग करती है तीनों फ्लूइड ही। वो क्या है, पहले बात कर लेते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इस बात को समझो। कहने का मतलब ये है कि हमने मेजर कर लिया, कि लिक्विड लिया, उसको मेजर कर लिया, उसकी वॉल्यूम हमने निकाल ली। अब उसी लिक्विड की उसी क्वांटिटी को मैं किसी भी साइज के कंटेनर में डाल दूं, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, कहीं भी रख दूं। मान लो 1 लीटर दूध लिया आपने, ठीक है, तो जिससे नापा वो 1 लीटर का था, लेकिन आपने मान लो उससे बड़े बर्तन में भी डाल दिया तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है ना। या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है लिक्विड की तो वो 1 मीटर क्यूब ही रहेगी, चाहे कितने ही बड़े कंटेनर में डाल दो, कितने उसके, या कम से कम एक उसके साइज का हो उसमें डाल दो, 1 मीटर क्यूब ही रहेगी, चाहे उसको कहीं भी रखें। एक तो बात हो गई। लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स जो है उनको हम फोर्स लगाकर उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो बहुत कम वॉल्यूम चेंज होगी, या बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज करने के लिए, ठीक है ना। मान लो पानी को हम किसी कंटेनर में डाल दिया और ऊपर से हम उसको प्रेस करके उसकी वॉल्यूम चेंज करें तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ही, और जो है नेग्लिजिबल चेंज आएगा उसकी वॉल्यूम में, ठीक है। दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या है, एक बात ये हो गई, दूसरी तीसरी बात क्या है, कैन बी स्टोर्ड विद ए फ्री सरफेस इन ए कंटेनर। इसका मतलब क्या है, लिक्विड को हम स्टोर कर, मान लो एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया, अब इसको हमने छोड़ दिया, अब ये लिक्विड इसके अंदर ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना। हम पानी को बाल्टी में डाल देते हो, कहीं नहीं जाता, ऊपर से तो खुला है ना, तो जो खुली सरफेस है उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं।
इस फ्री सरफेस के साथ हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विड्स कैन बी स्टोर्ड विद ए फ्री सरफेस। ओके, चौथी, टेम्परेचर हैव नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन लिक्विड्स। अगर किसी लिक्विड का हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज भी कर दे तो उसकी प्रॉपर्टी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा असर नहीं है लिक्विड्स पे। एग्जांपल वाटर, ऑयल, ब्लड, मिल्क, बहुत सारे एग्जांपल आप लिक्विड के दे सकते हैं। तो लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज फ्लूइड्स विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल, which can be stored with a free surface and have no appreciable effect of temperature. These type of fluids are called liquids. For example, ये हो गए। अब गैसेज में क्या ऐसा अलग है? गैसेज में सबसे पहली बात, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें क्या था? हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसको समझो आप, आपने मान लो 1 by 1 by 1 का एक क्यूबिकल कंटेनर है, 1 मीटर क्यूब उसकी साइड है, तो 1 मीटर क्यूब इसके अंदर गैस है। अब इस गैस को मैं ट्रांसफर कर दूं 2 by 2 by 2, तो आप क्या सोचते हो कि इसकी ये वॉल्यूम इतनी रहेगी? ये गैस एक्सपेंड हो जाएगी, पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है ना। तो गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जिसमें स्टोर किया उसी के पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर, वही उसकी वॉल्यूम हो जाती है। इसको मैं चाहे इससे भी बड़े में कर दूं तो पूरी पूरी उसी गैस की वॉल्यूम मानी जाएगी, या बड़े से छोटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई वॉल्यूम नहीं है, बस जो वेसल है उसी की वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम हो जाती है। वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वो कंप्रेसिबल भी है। लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं थे, लेकिन ये कंप्रेसिबल है। हम इसको फोर्स लगा के, प्रेशर अप्लाई करके इसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। और इसको हम फ्री सरफेस के साथ स्टोर नहीं कर सकते। मान लो हमने इसमें गैस रख दी, इसमें कैसे रख सकते हैं? नहीं, ये एस्केप कर जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो इसको स्टोर करने क्या है कि इसको हम क्लोज करना पड़ेगा चारों तरफ से, तभी ये गैस इसके अंदर रह पाएगी। तो इसको हम फ्री सरफेस के साथ स्टोर नहीं कर सकते। और टेम्परेचर का बहुत असर रहता है गैसेस पे। टेम्परेचर थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो इसके प्रेशर और वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अलग है। तो गैसेज आर दोज फ्लूइड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम बट एंड आर कंप्रेसिबल, कैन नॉट बी स्टोर्ड विद ए फ्री सरफेस एंड कैन आर अफेक्टेड विद कंसिडरेबली विद टेम्परेचर। दीज आर गैसेज। बात आती है वेपर्स की। वेपर्स क्या है? वेपर्स भी एक तरह से गैसेज ही है। इनका वेपर्स का बिहेवियर भी गैस वाला ही होता है, ठीक है। जो ये वाली जो प्रॉपर्टीज बताई है मैंने, ये वेपर्स की भी है, ठीक है। लेकिन वेपर्स होते गए तो आपको भी पता है, ठीक है। दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ लिक्विड एंड गैस। जब लिक्विड को हम बॉयल हीट सप्लाई करते हैं तो ये बॉयल होने के बाद सबसे पहले वेपर्स ही बनते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है वो गैस वाला ही होता है सर्टेन डिग्री तक, ठीक है। लेकिन ये वेपर्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो वेपर्स हैं इसलिए इनको गैसेस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनका बिहेवियर भी गैस की तरह, और गैस की तरह हम इनको यूज भी करते हैं, ठीक है। और इन पे भी टेम्परेचर का काफी फर्क है। जैसे इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर वेपर्स का तो वो गैस ही बन जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं वेपर्स, वो गैस की फॉर्म में आ गए। अगर हमने उन वेपर्स का टेम्परेचर कम कर दिया तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वेपर्स। इनके एग्जांपल वाटर, स्टीम, वाटर की स्टीम होती है, या किसी भी लिक्विड की हम स्टीम बनाते हैं तो वेपर्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये भी फ्लूइड ही है। तो ये हमने समझ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो बच्चों आप देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक कंसेप्ट है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड का। तो ये आइडियल फ्लूइड क्या है और रियल फ्लूइड क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे। आइडियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स which are incompressible, do not have any viscosity and also no surface tension.
यानी कि वो फ्लूइड जिनमें कोई बुराई है ही नहीं, ठीक है ना तो वो इनकम्प्रेसिबल है, एक तो वो इनकम्प्रेसिबल है और कोई विस्कोसिटी नहीं है, नो सरफेस टेंशन, उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते और इजीली फ्लो कर सकते हैं वो, और सरफेस टेंशन भी होती है, वो कहलाते हैं आइडियल फ्लूइड, जिसमें सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है। लेकिन सारी अच्छी बातें सब में हो ही नहीं सकती किसी में, तो ये इसलिए इमेजिनरी फ्लूइड बोलते हैं हम इनको, दीज आर इमेजिनरी फ्लूइड एंड दीज फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है नेचर में ये, ठीक है। लेकिन वाटर एंड एयर, पानी और हवा को हम आइडियल ट्रीट करते हैं, क्योंकि कुछ एक्सटेंट तक गिवन कंडीशंस में ये आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। वाटर भी लिक्विड्स के केस में आइडियल फ्लूइड माना जाता है और एयर को गैसेस के केस में आइडियल फ्लूइड माना जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस में ये आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इनकी जरूरत क्या पड़ी, आइडियल फ्लूइड की कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कंसिडर करते हैं आइडियल फ्लूइड के, ठीक है, आइडियल फ्लूइड को। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड्स की। अब रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो वाले फ्लूइड्स जिनमें सारी बुराइयां हैं, जो एक एक्चुअल में जो फ्लूइड है उसके अंदर जो बुराइयां होती है वो सारी हैं। जैसे भैया उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी मिलेगी, उसके अंदर विस्कोसिटी भी मिलेगी, उसमें सरफेस टेंशन भी मिलेगी, यानी कि दोज फ्लूइड्स which have compressibility, viscosity and surface tension are called real fluids. Why it is called real fluid? Because it is really available. It is actually available in nature. It is actually available in nature, and these are practically used in our applications. Also, these are called practical fluids. These are also called practical fluids. याद रखना, इस नाम से भी इसको पूछ लेते हैं, what are practical fluids? Which are actually available for the practical purpose and have all the characteristics, compressibility, viscosity, surface tension. These are called real fluids. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, what is the difference between ideal fluid and real fluid, or what is the concept of ideal fluid and real fluid? तो इसके बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फर्दर हम आगे जाएं, रियल फ्लूइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 4 तरह के फ्लूइड्स में। वो कौन कौन से हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड एंड एक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स। अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये भी रियल फ्लूइड हैं, ये सारे रियल फ्लूइड्स हैं। अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से हैं, दोज फ्लूइड्स विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है द शियर स्ट्रेस, तो उसको फ्लो करने के लिए हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर शियर स्ट्रेस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फ्लूइड है, ये फ्लो कर रहा है लेयर्स में, ठीक है। हमने 2 लेयर्स कंसिडर की, एक यहां पर और एक यहां पर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस dy है, ठीक है, और ये सॉलिड बाउंड्री है। अब जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाएंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाती है, ठीक है। सपोज इस जगह पर इसकी वेलोसिटी है v, फ्लूइड की इस लेयर की यहाँ पर वेलोसिटी है v, और यहाँ पर है v प्लस dv, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, वो dv चेंज हो गया। और ये जो लाइन दिखा रही है वेलोसिटी प्रोफाइल है, फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल है, यानी कि यहाँ पर तो 0 वेलोसिटी है, जैसे जैसे लेयर ऊपर की तरफ हम जाते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो उन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो dv है, और जो इनकी थिकनेस है लेयर की, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो dy है, ठीक है। तो dv अपॉन dy इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू dv अपॉन dy, वेयर म्यू इज द
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कार्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर आगे टॉपिक्स में बात करेंगे। तो ये इक्वेशन अगर फॉलो कर रहा है कोई फ्लूइड तो वो कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, तो कहना है कि shear stress is directly proportional to the rate of shear strain और velocity gradient। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। वो कौन से होते हैं? जो ये फॉलो ही नहीं करते हैं, यानी कि मैथमेटिकली ये इक्वेशन अगर है, ठीक है, यानी कि ये जो shear stress जो अप्लाई कर रहे हैं वो रेट ऑफ shear strain के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के एग्जांपल अगर देखें, न्यूटोनियन के एग्जांपल्स ये हैं, वाटर, केरोसिन, एयर, इथाइल अल्कोहल, और इसके एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, योगर्ट, सोप, यानी कि जो प्योर हमारे सब्सटेंस हैं, फ्लूइड्स हैं, वो मोस्टली हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, जो पतले भी हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर हैं, सोप सॉल्यूशन हो गया, सूप हो गए, जेल्स हो गए, इस टाइप के जितने भी होते हैं ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब ये कौन से फ्लूइड्स होते हैं? ये वो फ्लूइड्स हैं जो कि in which shear stress is more than the yield value। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ये इसमें अगर हम shear stress अप्लाई करें, ठीक है, तो फ्लो की जो shear stress है वो उसकी yield वैल्यू से ज्यादा है। यानी कि जब इसको शुरू में जब हम फोर्स लगाते हैं इन फ्लूइड्स को, ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल यील्ड स्ट्रेस लगाई, उसके बाद जब फ्लो करना शुरू करते हैं तो ये shear स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन की हो जाती है। तो एक कंडीशन तक ये फ्लो नहीं करते, एक लिमिट तक, और उसके बाद ये फ्लो करते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम आइडियल प्लास्टिक, और बिंघम फ्लूइड भी बोलते हैं इनको। कौन से फ्लूइड हो गए? इन विच shear stress is more than the yield value। ठीक है, और yield stress value and shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। ठीक है, इसमें इनिशियली जो है ये मूव नहीं करते या फ्लो नहीं करते, फिर बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ये फ्लो करते हैं। ठीक है, और ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये इनको बोलते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये सारे के सारे एक ग्राफ पे भी हम बताएंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? सीवेज स्लज, मड, टूथपेस्ट, ये सब क्या है? ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। ये आप जब फोर्स लगाओगे कुछ हद तक तो ये पहले मूव ही नहीं करेंगे, और एक लिमिट आने के बाद ये फ्लो करना शुरू करते हैं। और फ्लो भी किस तरह से करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब एक और रह गया हमारा थैक्सोट्रोपिक फ्लूइड। अब ये कौन से फ्लूइड है? ये भी प्लास्टिक फ्लूइड ही है, लेकिन इनका बिहेवियर जब फ्लो करते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वाला बिहेवियर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी में आ जाएगा ये एक तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें भी यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें भी शियर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होती है। ठीक है, शियर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा है। ठीक है, जो चीज इसमें थी वो यहां तक इसमें भी है, लेकिन डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज टो इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई जब ये फ्लो करता है। अब इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, चारों तरह के फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस पर हम। अब इसका जो थैक्सोट्रोपिक का मैंने जो बताया, इसका भी एग्जांपल देख लें। जो प्रिंटर्स इंक होती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थैक्सोट्रोपिक सब्सटेंस और थैक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो बच्चों इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो। अब पहले वाला फ्लूइड अगर हम बात करें, जो हमने सबसे पहले देखा था, वो कौन सा था? न्यूटोनियन फ्लूइड। उसमें क्या था, उसकी क्या कंडीशन थी? उसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये था ना। अब ये जो ग्राफ जो बनाया हमने, ये बनाया है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस के बीच में। अब इस ग्राफ को देख के ये रिलेशन आपको कहाँ मिल रहा है, इनमें आप आइडेंटिफाई करके देखिए कि कौन सा लाइन जो है इसको परफेक्टली फॉलो कर रही है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें, टो इज इक्वल टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई, यही बन गया था ना रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन इसमें कौन सी कर्व पे मिल रहा है आपको? ठीक है, जैसे ही फोर्स लगाया उसी हिसाब से वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमारे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ओरिजिन से शुरू हो रही है। जैसे ही हमने स्ट्रेस लगाया उसके साथ ही उसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो गया और उसका डिफॉर्मेशन का रेट जो था वो कांस्टेंट रहा। तो ये है वो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लाइन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब दूसरा क्या था, जिसमें कि शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये वाली इक्वेशन थी। वो कहां पर आएगी? वो कौन सा फॉलो करे? वो ये वाली लाइन है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं है। लेकिन डिफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, अगर यहीं से हम स्ट्रेस लगाना शुरू करते हैं तो जितनी स्ट्रेस लगे उस हिसाब से डिफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है। तो ये वाला हमारा हो गया नॉन न्यूटोनियन। ठीक है बच्चों, अब तीसरा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की बात की थी। उसमें क्या था कि जो शियर स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से भी ज्यादा है। अब यील्ड कहां पे हो रहा है? यहां पर। ठीक है, इसके बाद वो डिफॉर्मेशन शुरू हो रही है। और उसके बाद भी क्या बताया था आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है। तो अब इनमें से दोनों में से कौन सा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो कर रहा है? जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें देख सकते हो कि हमने स्ट्रेस यहां तक जितनी लगी वहां तक तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, लेकिन जब डिफॉर्मेशन हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। जितना जितना जैसे जैसे स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं उसमें
शियर स्ट्रेन उसी रेट पे बढ़ रही है। ठीक है बच्चों। अब बच गया ये कौन सा है, थाइक्सोट्रोपिक। अब उसमें है तो उसमें भी वो भी प्लास्टिक फ्लूइड ही है, लेकिन वो उसकी फ्लूइडिटी जो है वो नॉन न्यूटोनियन है, उसके आगे जो फ्लो करता है वो नॉन न्यूटोनियन वे में करता है। तो यहां तक तो ये रिजिड है, लेकिन जैसे ही यील्ड पॉइंट आया उसके बाद जो शियर स्ट्रेस है वो नॉन न्यूटोनियन है। तो ये है थाइक्सोट्रोपिक। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कर्व में कि आइडेंटिफाई करो कौन सा कर्व जो है किस फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो इसके आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो होंगे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे, और इस वीडियो का आप ध्यान से देखना सुनना, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।